नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम पेश वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पेश वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही। और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हो या तमाम बड़े फैसले हो, ये सभी खबरें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और इन तमाम खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर और हमारे एडिटर सूरज वर्मा जी और लखनऊ ब्यूरो हमारे ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ है जय श्रीवास्तव सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबर कौन सी है जो इस वक्त खास चर्चा का हिस्सा है? देखिए, सबसे एक नेगेटिव खबर से मैं ये बताना चाहूँगा कि तुर्की में नाइट क्लब में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई है और ये मुझे लगता है कि बड़ा दुखद घटना है और पूरे दुनिया में इसके लिए लोग अफसोस कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से आग लगने से 29 लोग झुलस गए हैं। इसी प्रकार इजरायली हमला से 6 विदेशी नागरिकों के समेत 7 लोग मारे गए हैं। वहाँ जो एनजीओ काम कर रहे थे कि जो लोग खाना पानी की व्यवस्था कर रहे थे उन लोगों ने भी काम बंद कर दिया इस हमले के बाद, क्योंकि हमले में वो लोग भी मारे गए हैं जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। एक और खबर मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो कच्चातीहू द्वीप है उसको लेके बहस छिड़ी हुई है। इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार के चीन ने कई नामों को जो है सिटियों के नाम बदल दिए और उसके बाद भाजपा ने ये आरोप लगाया था कि कच्चातीहू जो द्वीप है उसमें कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो श्रीलंका के कब्जे में है और श्रीलंका जो कि अब आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ नहीं है और उन्हें हम मदद भी दे रहे हैं, तो ऐसे में उसे वापिस ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ वहां पर कोई वीरान पड़ा हुआ है, केवल नाम के श्रीलंका में वो द्वीप जुड़ा हुआ है। तो इसी के चलते जो है अधिकतर लोगों का ये है कि मानना है कि अब जो है वो द्वीप भारत में पुनः आना चाहिए। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चीन दिन पर दिन भारतीय निजी जो मामला है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो इसको लेके बहस छिड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये यहीं पर रुकना नहीं है। ये कई बार जो कच्चातीहू द्वीप है उसके मामला उठ चुका है, लेकिन अब लगता है जब चीन का जो मामला उठा तो वो भी मामला हो सकता है कि शॉर्ट आउट हो जाए। तो अब देखना ये है कि कब तक उसको लोग शॉर्ट आउट कराते हैं। बिल्कुल जी मनीष जी, बिल्कुल। एक और बड़ी खबर है चाइना से जुड़ी, जहां पर विदेश मंत्री ने भी उस पर बयान दिया है। मैं चाहूंगा कि सर उस खबर पर भी प्रकाश डाला जाए। देखिए, विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि उदाहरण पेश करते हुए कि यदि हम किसी के घर के सामने जाके उस घर का नाम बदल दें तो क्या वो हमारा घर हो जाएगा? जैसे आज बीजिंग का नाम बदल के कोई दिल्ली रख दे तो क्या वो चीन के हमारा हो जाएगा? बीजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार से वहाँ रह के केवल नाम बदलने के लिए यदि आप वहाँ अखबारों में प्रकाशित करते हो कि हमने ये नाम बदल दिया, तो इसका मतलब वहाँ सिटी जो है चीन का हो गया है, ऐसा नहीं है। तो विदेश मंत्री ने जो है उनके मजाकिया लहजे से जो है चीन का उपहास उड़ाया है। तो मुझे लगता है कि चीन जो है पहले ये समझ रहा है कि 62 वाला भारत होगा या जो पुराना जो है भारत ये है जो जवाब नहीं देते थे। तो इसीलिए जो है अब चीन को जब मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है उसके बाद अभी ये समझना चाहिए चीन को भी कि इस समय जवाब देने में भी और अगर कोई हरकत करते हैं तो उस पर जवाबी कार्रवाई करने में भी भारत नहीं चुकेगा। बिल्कुल।
तो ये स्पष्ट रूप से विदेश मंत्री ने समझा दिया है। जी बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, डॉक्टर एस जयशंकर से एक और जुड़ी खबर है, जो कल उन्होंने एक प्रबुद्धजन जो सम्मेलन हुआ गुजरात में, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि लगातार जो भारत है विश्वगुरु बनने जा रहा है और विश्व में भारत का बड़ा नाम है। तो इसलिए हमारा ये मत है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि जो यूएनएससी है उसमें भारत को स्थायी सदस्यता मिले, चूँकि पूरी दुनिया ऐसा चाहती है। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, उस बयान को लेकर के चर्चाएं तो हैं, और भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत सारे कदम पहले भी उठाए गए हैं, और इस बयान के बाद अब इस विषय को लेकर के चर्चाएं और शुरू हो गई हैं कि हाँ, अब भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में है, तब से इस बात को लेकर के कि भारत अब विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरह की बातें जो हैं तमाम चर्चाओं में रही हैं। यहाँ एक जरूर बताना चाहूंगा कि जो पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने से समस्याओं को ट्रेस किया जा सकता था। इस बयान को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इतिहास की ओर देखें तो विदेश नीति की समस्याओं को कांग्रेस के जमाने से ट्रेस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि या तो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को, उनके समय से इंदिरा गांधी के समय तक यदि बात करें तो चीन की समस्याओं की बात करें तो यह भी नेहरू के समय काल से चली आ रही है। आखिरकार आपने लद्दाख का इतना हिस्सा चीन को दिया, क्योंकि जो जिस तरह से बयान चल रहे हैं, उन बयानों को लेकर के ये तमाम बातें पूर्व विदेश सचिव जो रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने बात कही है। एक खबर पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जापान में भूकंप के जो झटके आए हैं, 7.5 की तीव्रता से वहां पर धरती कांपी है। और एक चुनाव से जुड़ी खबर है कि राहुल गांधी आज वायनाड में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, सांसदीय पर चुनाव लड़ेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमो रैली है। साथ ही जयशंकर का जो बयान आपने कहा कि उन्होंने सरदार पटेल पर भी बात कही है। बिल्कुल। एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी दिल्ली से पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और कांग्रेस का यह अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। बिल्कुल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह इस अभियान में उनके साथ होंगे, और उसके बाद में ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। दूसरी एक और खबर जिस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, और होशियारपुर से इसमें डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल को और आनंदपुर साहब से मलविंदर सिंह कंग को चुनाव मैदान में उतारा है। एक बात जरूर है, कल का जो घटनाक्रम रहा है, एक तरफ आतिशी का जो बयान रहा है, दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिली है, तो उस पर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जो जमानत दी गई है, तो जेल भी न्यायालय भेज रही है और बेल भी न्यायालय दे रही है, लेकिन ये संविधान विरोधी लोग दोहरा चरित्र अपनाते हैं और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। इस तरह का जो बयान सामने आया था, उसको लेकर भी सियासी गलियारों में बहुत चर्चा रही, क्योंकि 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी के सांसद जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली थी। जी बिल्कुल। यहाँ सौरभ भारद्वाज का एक और जो बयान था कि संजय सिंह की बेल पर उन्होंने जो कहा था कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जमानत दी है, और उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस तरह की खबरें लगातार जो हैं बनी रही हैं। एक खबर जरूर सुर्खियों में रही है, जिसमें पतंजलि संस्थान के द्वारा भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो अदालत ने उनको समन भेजा था। उनके वकील ने कहा कि वो यही हैं, कोर्ट परिसर में ही हैं, तो उनसे कहा कि आप उनको बुलवाइए, क्योंकि उस मामले पर उन्होंने कहा कि ये भ्रामक, ये कोरोना काल के समय की बात थी, जब कोरोना का समय चल रहा था, पूरा देश उससे जूझ रहा था, तब उस समय पतंजलि के जो विज्ञापन जारी हुए थे उसमें भ्रामक जानकारियां दी गई थी और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का मामला इसमें सामने आया था। हालांकि बाबा रामदेव इस मामले में माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में
सिर्फ माफी मांगना ही पर्याप्त नहीं होगा। जी मनीष। जी बिल्कुल ठीक है सर। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो लगातार अखबारों में और ख़ास सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है, चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव के लिए रैलियों पर रैली कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी मनीष जी, मैं आपको बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बताना चाहूंगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की जो है वो नामांकन प्रक्रिया जारी है और 2 अप्रैल तक अगर हम बात करें तो 8 लोकसभा क्षेत्र में लगभग 22 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें बता दूं कि अमरोहा में 3 किए गए हैं, वहीं मेरठ में 1, बागपत में 1 नामांकन हुआ है अभी, और गाजियाबाद में 4, नोएडा में 6, अलीगढ़ में 5, मथुरा में 2 नामांकन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो द्वितीय चरण के लिए अब तक जो है वो 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको मनीष बताऊं कि तृतीय चरण में नामांकन भरने की जो अंतिम तिथि है कहीं न कहीं वो 4 अप्रैल है। वो कल की आखिरी डेट है जिनको नामांकन करना है, और कल तक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मनीष की उत्तर प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है उस पर कहीं न कहीं देखिए जो है, आपको बताऊं कि 6 सिपाहियों पर विभागीय जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कहीं न कहीं ये मामला जो है कान्हा स्टेडियम में 6 जवानों की ड्यूटी लगी थी, और अयोध्या में भी एक कांस्टेबल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में उसकी ड्यूटी लगाई गई। बिल्कुल 30 मार्च को मैच में इन सभी की ड्यूटी मनीष लगी थी, और ड्यूटी छोड़कर ये जो है स्टेडियम में मैच देखते हुए मिले। तो इन जवानों के लिए कहीं न कहीं जो जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए, क्योंकि ये ड्यूटी छोड़कर स्टेडियम में मैच देखते मिले थे। और इनमें बता दूं कि कान्हा स्टेडियम के गेट नंबर 5-3 पर इन लोगों की ड्यूटी ली गई थी। तो पुलिस विभाग में जेसीबी उपेंद्र अग्रवाल ने विभागीय जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल। मैं बात करूंगा मनीष जी की एयरपोर्ट पर जो इंटेलिजेंस यूनिट को एक सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बैंकॉक से आए यात्री से बड़ी मात्रा में सिगरेट बरामद किया, और सिगरेट की कीमत लगभग 18,39,000 रुपए बताई जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि एयर एशिया फ्लाइट से बैंकॉक से लखनऊ ये यात्री पहुंचा था, और बैंकॉक से लगेज बैग में छुपा कर ये सिगरेट लाई गई थी। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है टीम सक्रिय है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है। मैं बात करूंगा आज की उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो आज जो है आगरा में दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो लगभग 11 बजे लखनऊ खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खेरिया एयरपोर्ट से जो है कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से कार्यक्रम स्थल जो है एपी इंटर कॉलेज शमशाबाद, वहां पर पहुंचेंगे, और 11:30 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में संबोधन करेंगे। ये बता दूं कि लोकसभा फतेहपुर सीकरी को लेकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से भरेंगे जनता में होगा। वहीं एपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में कार्यकर्ताओं में लगभग 400 पार का चुनावी जो है वो मंत्र देंगे योगी आदित्यनाथ। लगभग उसके बाद में 1:30 पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन और जो सूरजतन आगरा में इसमें शामिल होंगे, और उसके बाद में 2:20 पर चिड़िया सिविल एयरपोर्ट से वो लखनऊ वो वाराणसी के लिए कहीं न कहीं वो जो है वो रवाना होंगे। क्योंकि मनीष जी बता दूं कि वाराणसी में है मोदी जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का जो है आज वो लखनऊ जाएंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है मोदी जी वो उत्तर तीसरे के तहत आने वाली 10 लोकसभा के लिए पर नमो ऐप के माध्यम से नमो करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश में तीसरे चुनाव के तहत जो आने वाले 10 लोकसभा सीटों के सभी बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से नमो रैली का संबोधन का कार्यक्रम है। इस अवसर पर वहाँ जो कुछ बूथ उपाध्यक्ष अध्यक्षों से बात भी करेंगे, और इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के जो महामंत्री है संजय राय ने बताया कि तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी जो है लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो है कार्यक्रम है। अब आपको मैं बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव हैं, उनको ऐसा लगाया जा रहा था कि वो जो है बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो उनके बेटे हैं आदित्यनाथ, उनको मैदान में उतारने की तैयारियां है। बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। बता दूं कि बदायूं जी
जी बिल्कुल ठीक है। और एक और यूपी की बड़ी खबर रही है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में खास चर्चा का विषय बनी, और वो खबर यह है कि अयोध्या जो है सिर्फ भारत की ही धार्मिक राजधानी नहीं बल्कि दुनिया की धार्मिक राजधानी बन गई है, क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों व्यक्तियों ने, करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए हैं। इसी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर आपके पास में आना चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय स्तर की कौन सी खबर है जिस पर आज पूरे देश की नजर बनी रहेगी, बताइए। देखिए, एक खबर है जो भले ही राष्ट्रीय स्तर के नहीं हो, लेकिन फिर भी कि दो नक्सली जो गतिविधियां करने वाले जो इनामी नक्सलाइट है उनको पुलिस ने मार गिराया है। जी बिल्कुल। आज ये वर्षों बाद मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोई इस प्रकार का जो घटना हमें देखने को मिला है, क्योंकि उसमें एक जो नक्सल है वो छत्तीसगढ़ का है और एक नक्सल जो है वो बालाघाट का है। जी। ये काफी दिनों से नक्सलाइट गतिविधियों में मतलब लिप्त थे, इनके ऊपर इनाम था और अब जाके जो है कल उनको मार गिराया है। मैं ये बताना चाहूंगा जो जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत में 3 विशेष जो आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है, एक आतंकवादी संगठन है, दूसरा खालिस्तानी संगठन है और तीसरा है नक्सलाइट। ये तीनों बड़े समस्या है, लेकिन धीरे धीरे खत्म करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। उसी का एक हिस्सा है कि जो उन्होंने पुलिस ने दोनों नक्सल को मार गिराया है। और ऐसा लगता है कि चुनाव से ठीक पहले ये कोई वारदात भी करना चाहते थे, लेकिन जो अब फेल कर दिया है पुलिस ने। जी बिल्कुल। एक और घटना जो है बड़ी घटना है, वो भी जिस प्रकार से एक विपक्ष ने ये कहा कि हम लोगों को ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ के जो है गिरफ्तार कराया जा रहे हैं, इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि ये चुनाव में एक तरफा फायदा लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके जवाब में मोदी ने ये कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको चुनाव नहीं देखा जाए या चुनाव से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन कभी भी उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। तो उन्होंने एक तंज कसते हुए भी कहा आम जनता के लिए कि ईडी अब मतलब इंडिया अब ईडी के जद में। बिल्कुल। तो ये जो है बात है कि सारे जो इंडी नेता है, मतलब INDA के जो नेता है वो अधिकतर जो है वो ईडी के जद में आ रहे हैं। और इतने सबूत मिलने के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ है जो गिरफ्तार करने का आधार है। लेकिन एक संदेश जरूर गया संजय सिंह से के जमानत से कि कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा कि इनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं है कि इनको जेल में बंद रखा जाए। एक खबर पर और ध्यान देना चाहूंगा कि भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने एक मामला उठाया। ये बहुत ही रोचक और बड़े मजेदार मामला है। वो ये है कि अधिकतर जो EVM है उसका एक रूल है कि 384 कैंडिडेट यदि मैदान में आ जाए मतलब कैंडिडेट बनते हैं तो उस क्षेत्र में EVM से वोटिंग कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां बैलेट पेपर से वोटिंग कराना पड़ेगा। तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की कोशिश के द्वारा इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि तुम लोग भी उम्मीदवार बनो ताकि यहाँ पर बैलेट पेपर से वोटिंग संपन्न हो। कांग्रेस और विपक्ष जो है हमेशा इसका पक्षधर है कि वोटिंग बैलेट पेपर से हो, और निर्वाचन आयोग से लेकर सरकार का कहना है कि नहीं, बैलेट पेपर से अब संभव नहीं है। वोटरों की संख्या बहुत है और अभी जो कि दिन पर दिन देश तरक्की कर रहा है और हाईटेक होता जा रहा है, ऐसे में अगर हम पुराने चीजों को शामिल रखेंगे तो निश्चित रूप से विकास में अवरोध कहलाएगा। बिल्कुल। इसी को देखते हुए जब भूपेश बघेल ने ये शुरू किया था कि यदि एक ही कंस्टिट्यूंसी में 384 से ज्यादा प्रत्याशी उतार जाए
तो उनको बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जो मांग ये लोग कर रहे थे कि ईवीएम बंद कर बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए, तो ये दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक सुनियोजित तरीके से इसका प्रचार कर रहे हैं, जो कि संभव तो नहीं है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि दिग्विजय सिंह मतलब और भूपेश बघेल के बीच में गुरु चेले का संबंध है। मतलब दिग्विजय सिंह जो है भूपेश बघेल के गुरु के रूप में है। तो ऐसे में जब भूपेश बघेल ने ये मांग करी थी, तो उसी को दिग्विजय सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि इन दोनों के बीच में पहले बात हुई होगी और पहले आवाज भूपेश बघेल की ओर से दिग्विजय सिंह के इशारों पे ही किया गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा आने वाले दिनों में रोचक होगा कि इन दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो बात है, कितने लोग मानते हैं और कितने लोग मैदान में आने के लिए तैयार होते हैं। अब आने वाले दिनों में जब फॉर्म उठाने की तारीख आएगी, तो उस समय हमें पता चलेगा कितने लोग मैदान में है। 384 क्रॉस कर गए हैं। अगर 384 क्रॉस कर लेते हैं तो वहां पर बैलेट पेपर की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक सर भी है। सर, चूंकि समय का अभाव है, कम ही शब्दों में आपसे चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की इसके अलावा भी कोई और बड़ी खबर जो प्रकाश में आई हो और जिससे हमारे दर्शकों को रूबरू कराया जा सके। देखिए मनीष, मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो जैसा कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बयानबाजी सभी की हो रही, चाहे वीडी शर्मा की ओर से बयानबाजी हो रही है। जीतू पटवारी का जो अभियान शुरू हुआ था, एक नोट एक वोट, उसको लेकर सभी प्रत्याशियों के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जीतू पटवारी जब तरवर सिंह लोधी के चुनाव प्रचार में थे, तो वहां उन्होंने एक बात कही कि जो क्योंकि इस समय से कांग्रेस से पलायन जारी है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग चले गए वो गद्दार थे, जो बचे हैं वो ईमानदार थे। तो कल जब तरवर सिंह लोधी प्रचार कर रहे थे जीतू पटवारी के साथ, तो उनके आंसू निकल आए और वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक खबर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश से वो खबर है, और बांग्लादेश की वो खबर है कि जहां बांग्लादेश में कई महीने से एक अभियान चल रहा है, बायकाट इंडिया। बायकाट इंडिया ये जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर के वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने दरअसल कहा है कि आवामी लीग पार्टी के जो नेता हैं शेख हसीना, और लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बायकाट इंडिया अभियान को मुख्य विपक्षी दल जो है वहाँ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने भी समर्थन दिया है और भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहा है। तो इसके बाद एक लंबी चुप्पी रही, और लंबी चुप्पी के बाद में जब पीएम हसीना ने इस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेशी महिलाओं के प्रिय परिधान साड़ी का सहारा लिया है, तो उन्होंने कहा कि भारत को की करीबी मानी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा है कि बीएनपी जो है वहाँ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्या यदि वो बायकाट इंडिया का अभियान में सक्रिय हैं, तो क्या वो अपनी पत्नियों की साड़ियां भी जलाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि जब बीएनपी सत्ता में थी, तो मैंने देखा है कि उनके नेता और उनके नेता की पत्नियां जो है बांग्लादेश से भारतीय साड़ियां बेचने के लिए और उनको खरीदने के लिए वो भारत जाया करती थी। तो बायकाट इंडिया का उन्होंने जो जवाब दिया है, उसको लेकर के इस तरह से चर्चाएं हैं, और साथ में ये भी माना जा रहा है कि हाँ, जैसे कि वो तो पूर्व है कि भारत की समर्थक हैं ही, और उन्होंने उस बायकाट इंडिया को लेकर के ये बयान दिया है। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमने देश से लेकर के दुनिया भर की उन तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला जो खास बहस का हिस्सा बनी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार की दुनिया हो, चाहे टेलीविजन की दुनिया हो। इसी के साथ देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।